अपने लक्ष्य को गंभीरतापूर्वक प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जीवन अपने लक्ष्य को गंभीरतापूर्वक प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना तब और बढ़ जाएगी जब इसमें अन्य लोगों को बेहतर सेवा या उत्पाद प्रदान करने की इच्छा शामिल होगी। इस वाक्य में मूल भावना को समाहित करने वाला शब्द है गंभीर। गंभीरता वो गुण है जो आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान एवं एक स्पष्ट अंतरात्मा को आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। हमें स्वयं के साथ 24 घंटे रहना होता है। अपनी अंतरात्मा के साथ हमारी भागीदारी तब तक सुखद नहीं हो सकती जब तक हम उस अदृश्य शक्ति के प्रति संपूर्ण आदर भाव नहीं रखते जो हमें यश, प्रसिद्धि और समृद्धि की ओर ले जा सकती है एवं हमें कष्टों और असफलताओं से मुक्ति दिला सकती है। उपाख्यान। एक बार इब्राहिम लिंकन के एक मित्र ने उनसे कहा कि उनके शत्रु उनके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे थे। लिंकन ने उत्तर दिया, वो क्या कहते हैं इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं है जब तक कि वे सत्य नहीं बोल रहे हैं। अपने उद्देश्य के प्रति गंभीरता भाव ने लिंकन को आलोचना के भय से मुक्त कर दिया था और इसी गुण ने राज्यों के मध्य युद्ध के दौरान पैदा हुई तमाम बड़ी समस्याओं से निपटने में लिंकन की सहायता की। गंभीरता का संबंध नीयत से है, अतः उन लोगों को इससे पूर्व कि वे आपको अपना समय, ऊर्जा और धन प्रदान करें, आपसे प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। स्वयं को जांचें। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व अपनी गंभीरता की स्वयं जांच कर लें। स्वयं से ये प्रश्न पूछें, ये मानते हुए कि अपने द्वारा किए जाने वाले हर काम में मैं व्यक्तिगत लाभ तलाशता हूं। क्या मैं वांछित लाभ या मेहनताना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त श्रम कर रहा हूं, अथवा मैं कुछ नहीं की जगह थोड़ा बहुत प्राप्त करने की आशा कर रहा हूं। अन्य लोगों के समक्ष गंभीरता साबित करना बेहद कठिन कार्य है, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए तैयार और तत्पर रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया। मार्था बैरी ने उत्तर जॉर्जिया के ऐसे पहाड़ी बालक बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना की जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। अपने काम को जारी रखने के लिए वो हेनरी फोर्ड के पास गईं और उनसे थोड़ी सी सहायता राशि मांगी। फोर्ड ने मना कर दिया। अद्वितीय अनुरोध। सुश्री बैरी ने कहा, कोई बात नहीं, पर क्या आप मुझे थोड़ी सी मूंगफली खरीदने के लिए धन दे सकते हैं? फोर्ड उनके इस अनुरोध से इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने बैरी को मूंगफली खरीदने के लिए धन दे दिया। सुश्री बैरी ने उस पैसे से मूंगफली खरीदकर खेती शुरू कर दी। जब फसल से $500 की आय प्राप्त हुई तो वो उस धन को लेकर दोबारा फोर्ड के पास गईं और फोर्ड को दिखाया कि किस तरह उन्होंने उनके छोटे से दान से कई गुना कमाई कर ली है। फोर्ड इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुश्री बैरी को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों के अलावा आगामी वर्षों में स्कूल भवन के निर्माण हेतु $10 लाख का दान दिया। ये भवन आज सुश्री बैरी द्वारा स्थापित स्कूल परिसर में ही स्थित है। फोर्ड ने कहा, मैं जरूरतमंद बच्चों के प्रति उनकी गंभीरता और बेहतरीन कार्य तरीके से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। आप भी दूसरों की सहायता करने की अपनी गंभीर इच्छा की अभिव्यक्ति के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विनम्रता उपलब्धि का साधन। बहुत से लोगों का मानना है कि एक अच्छे व्यक्ति में विनम्रता जैसे महत्वपूर्ण तत्व का होना एक नकारात्मक गुण है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह बेहद शक्तिशाली सकारात्मक गुण है। वास्तव में विनम्रता वो शक्ति है जिसे मनुष्य अपने भले के लिए सक्रिय कर सकता है। ये उसके हर प्रकार के विकास, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक अथवा भौतिक का आधार है। एक सच्चे ईसाई की ये परम आवश्यकता है। इसी की सहायता से गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और इसी की सहायता से डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्जर जंगल में रहने वाले हजारों अफ्रीकियों, हम सबके लिए भी एक बेहतर दुनिया का सृजन कर रहे हैं।
आपका लक्ष्य भले ही कुछ भी हो, व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने के लिए विनम्रता होना पूर्ण रूपेण आवश्यक है। और जब आप सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं तो इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। विनम्रता के बिना आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी व्यक्ति में यह स्वीकार करने की योग्यता होनी चाहिए कि मैं गलत था। विनम्रता के बिना विपरीत परिस्थिति तथा हार की स्थिति में आप तथाकथित समान लाभ के बीज को खोजने में असमर्थ रहेंगे। हर विपरीत परिस्थिति अथवा हार में जीत का उपाय भी निहित होता है, ऐसा मैंने देखा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आरजी लिटोनो ने गैरेज चलाने का व्यवसाय शुरू किया। उसमें असफल हुए तो ठेकेदारी का व्यवसाय शुरू कर दिया। फिर आर्थिक विपत्ति का सामना करना पड़ा। जिस समय वो हूवर बांध परियोजना में सहायक ठेकेदार थे, उन पर ऐसी अप्रत्याशित विपत्ति आई कि वे अपना सब कुछ गंवा बैठे। प्रार्थना में शांति। लिटोनो ने अपने नुकसान के लिए न दूसरों को और न ही प्राकृतिक शक्तियों को दोष दिया। उसका सारा उत्तरदायित्व उन्होंने स्वयं लिया। हर आघात पर उन्हें प्रार्थना करने से राहत और शांति मिलती। राह सुझाने के लिए जब वे ईश्वर से प्रार्थना करते तो उन्हें अपनी पिछली हार में समान लाभ के बीज दिखाई देते। उन्होंने ऐसे यंत्र के निर्माण के व्यवसाय को अपनाया जो किसी भी प्रकार की मिट्टी एवं चट्टानों को हटा सकते थे, जिनमें वे यंत्र भी शामिल थे जिन्होंने हूवर डैम के दौरान उन्हें बर्बाद कर दिया था। परिणाम स्वरूप लिटोनो की मिट्टी हटाने वाली अर्थ मूवर मशीनें आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही हैं। लिटोनो के 4 संयंत्र चल रहे हैं और उनकी व्यक्तिगत संपदा करोड़ों में है। चर्च को दान दो। लेकिन विनम्रता की उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अपनी हार को विजय में परिवर्तित करने के लिए मिली सहायता के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए लिटोनो अब अपनी आय का अधिकतम हिस्सा चर्च को दान करते हैं तथा अपना अधिकांश समय उपदेशों में लगाते हैं। कभी कभी विनम्रता हार को आध्यात्मिक वरदान बना देती है। 1955 की बात है। मैं नॉर्थ कैरोलिना के व्हाइट विले के पूर्व मेयर एवं व्यवसायी ली ब्रैक्सटन के घर मेहमान बनकर ठीक उसी दिन पहुंचा जिस दिन उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके एक अति विश्वासी सहायक की लापरवाही से उन्हें एक भारी वित्तीय घाटा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, अभी तक आपने कितने सफल व्यवसाय स्थापित और प्रबंधित किए हैं? ब्रैक्सटन ने जवाब दिया, व्हाइट विले के फर्स्ट नेशनल बैंक को मिलाकर लगभग 15। अभी तक मैंने किसी व्यवसाय में एक पाई का भी नुकसान नहीं उठाया, इसलिए मुझे ज्यादा दुख है। ये मेरे गौरव में बदसूरत दाग है। असफलता में शक्ति। मैंने उनसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये जानने वाले हैं कि असफलता के अवसर पर भी आपके पास उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि सफलता के अवसर पर। आपकी हानि आपके लिए एक वरदान बन जाती है यदि यह आपको विनम्रता सिखा जाए तथा जो कुछ बचा है उसके लिए आभार की भावना। इसके साथ आप पहले से कहीं अधिक सफल बन सकते हैं। ब्रैक्सटन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो बोले, बिल्कुल सही बात है, मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। एक माह पश्चात मुझे ब्रैक्सटन की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी आय बहुत अधिक बढ़ गई है, जितना नुकसान हुआ था उससे भी कहीं अधिक। विनम्रता ऐसी सकारात्मक शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं। हंसमुख स्वभाव सब कुछ सरल बना देगा। आपका हंसमुख होना बहुत बड़ी निधि के समान है जो सफलता के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर कर देता है। यदि वरदान स्वरूप आपको हंसमुख होने का सहज गुण प्राप्त है तो स्वयं को भाग्यशाली मानिए। बहरहाल यदि नहीं है तो आप उसे विकसित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हंसमुख स्वभाव आपके व्यक्तित्व में एक कशिश पैदा करता है, वही आपकी सफलता में सहायक होता है।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये आपको असफलता पर विजय हासिल करना सिखाता है, उससे ऊपर उठने और नए काम में संलग्न होना सिखाता है, जिससे आप फिर से सफलता प्राप्त कर सकें। हंसमुख होना मुख्यतः विनम्रता पर आधारित होता है। इसकी सहायता से हम अपनी असफलताओं और भय को पहचानते हैं, स्वयं उन पर हंसते हैं और उनसे ऊपर उठ जाते हैं। साथ ही इसकी सहायता से हम अपनी विपरीत परिस्थितियों की चिंताएं परे हटा देते हैं, जिससे वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा ना बने। पारिवारिक सहयोग। इसी हंसमुख स्वभाव के चलते मिनी ली स्टोन और उनके 4 छोटे छोटे बच्चों ने दुर्गम परेशानियों को भी आसानी से सहन कर लिया। जब 1950 में उनके पति चार्ल्स यूटा के रेगिस्तान में दृढ़ विश्वास के साथ यूरेनियम की खोज में लगे हुए थे। पानी का इतना अभाव था कि शिशु को मीठी चाय ही पीनी पड़ती थी। भोजन की इतनी कमी हो गई थी कि हिरण के मांस पर निर्भर होना पड़ता था। भंडारित की गई ब्रेड उन बच्चों को केक जैसी विलासिता की चीज लगती थी। इन सब कठिनाइयों से गुजरते हुए भी मिनी और चार्ल्स ने अपना हंसमुख स्वभाव बनाए रखा और 2 वर्ष गुजार दिए। अपनी मुसीबतों को ही लेकर उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक मनोरंजक गेम बना दिया, पायनियर, जो उन्हें अत्यधिक प्रिय था। परिणाम स्वरूप परेशानियां उस सशक्त परिवार को परास्त नहीं कर पाईं। अंततः स्टीन की जीत हुई। उन्होंने यूरेनियम भंडार का पता लगाया, जिससे 3 वर्ष में $7 करोड़ मूल्य का कच्चा यूरेनियम निकाला गया। इस समय उनकी संपत्ति अनुमानतः $6 करोड़ है। विकलांगता की बाधा को पार करना। आज चार्ल्स और मिनी ली स्टोन मुख्यतः अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से विश्व के शीर्ष लोगों में शुमार हैं। इसी तरह के हंसमुख स्वभाव ने जोनस मेयर नामक व्यक्ति की बड़ी सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनका जबड़ा टूट गया था। वो एक पैर से लंगड़े हो चुके थे तथा उनकी सुनने की क्षमता भी जाती रही थी। उन्होंने जानबूझकर विक्रय का व्यापार चुना, जिसमें बहरापन एक बड़ी बाधा हो सकती थी, किंतु फिर भी वे जीते। वर्तमान में वे शिकागो की अमेरिकन लिनन सप्लाई कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। उनके शब्दों में, मनोविनोद और हंसमुख स्वभाव के बिना जीवन में कोई मजा नहीं है। आप जितना अधिक अपनी समस्याओं पर हंसना सीखेंगे, वे आपको उतनी ही तुच्छ एवं अंततोगत्वा अस्तित्वहीन जान पड़ेंगी। आशीर्वादों को मानिए, जैसा कि जो मेयर, चार्ल्स स्टीन और हजारों अन्य लोगों ने किया, वैसा आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी मुसीबतों और समस्याओं से ज्यादा अपने आशीर्वादों एवं संपदा को पहचानना सीखिए। अपने मन मस्तिष्क में उन्हें सर्वोच्च स्थान दीजिए। यदि आपके लिए ऐसा करना कठिन है तो एक लिखित सूची तैयार कीजिए तथा जब भी आप चिंताग्रस्त हो, उस सूची को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। याद रखिए कि आशीर्वाद एक छिपे हुए खजाने की तरह है, जो प्रतिदिन की जीवनचर्या में हर सामान्य वस्तु या गुण में छिपे होते हैं, जिन पर प्रायः आप गौर नहीं करते। उदाहरण के लिए आपका स्वास्थ्य अथवा प्रेम, लगाव और आस्था जो आपके परिवार की आपके प्रति है। अपनी समस्याओं को सफलता की सीढ़ी मानना सीखें। इन समस्याओं पर क्रमशः हासिल हुई विजय आपको निरंतर सफलता के निकट ले जाएगी। स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। याद रखिए कि हर बुरी परिस्थिति और भी बुरी हो सकती थी। ठीक उसी तरह जैसे कि अच्छे जूते ना होने के कारण व्यक्ति अपने भाग को तब तक कोसता है जब तक वो पैर से पंगु व्यक्ति से नहीं मिल लेता। भले ही आपको ईश्वर से कितना भी कम क्यों ना मिला हो, उसका आनंद उठाइए और इसके लिए प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रतिदिन दूसरों की मदद करने में समय एवं ऊर्जा लगाइए। ये सोने पे सुहागा जैसा होगा। ये भी याद रखिए कि कोई भी समस्या अद्वितीय अथवा नई नहीं होती। आप हमेशा किसी से सहायता अथवा सलाह ले सकते हैं। आप कभी अकेले नहीं होते। परम शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है
उस पर विश्वास करें। समस्याओं का पूरी निर्भीकता, साहस और निश्चितता से सामना करने की नीति बना लें। जैसा कि इमर्सन ने कहा है, सही भावना के साथ कष्टों का सामना करना ही सच में साहसिक कार्य है। अमरीकी सर्वाधिक अधीर। अमेरिकी लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में रहते हैं। विदेशी इसे हमारी सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता मानते हैं और वे सही हैं। शक्तिशाली ऊर्जा एवं सब कुछ जानने की उत्सुकता के कारण यह हमारा राष्ट्रीय गुण बनता जा रहा है। लेकिन यही ऊर्जा, ये प्रेरक शक्ति जो कार्य रूप में तुरंत विमुक्त होना चाहती है, किसी दुर्बलता का स्रोत भी बन सकती है, क्योंकि इसी ने हमें विश्व में सर्वाधिक अधीर भी बनाया है। युद्ध के समय हमारे सैनिकों को अपने विशिष्ट अधीर स्वभाव के कारण शत्रु के समक्ष नुकसान उठाना पड़ा। कई बार वे स्नाइपर छिपकर गोली चलाने वाले के सामने आने की प्रतीक्षा किए बिना ही फायरिंग शुरू करके अपनी स्थिति का रहस्य उद्घाटन कर देते थे। धैर्य के लिए साहस की आवश्यकता। धैर्य धारण करने के लिए एक अपने ही किस्म के साहस की आवश्यकता होती है। यह निरंतर रहने वाली सहन शक्ति एवं साहस ही है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो पाता है। अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना से आप जितना अधिक ओतप्रोत होंगे, बाधाओं को जीतने के लिए आप में उतना ही धैर्य बढ़ता जाएगा। यहां हम जिस धैर्य की बात कर रहे हैं वो निष्क्रिय न होकर सक्रिय है। ये परिस्थितियों के आगे झुकने की अपेक्षा एक सकारात्मक शक्ति है और ये उसी प्रकार की विशाल ऊर्जा से निकलकर आती है जो हम अमरीकियों में बहुतायत में है। बहरहाल कठोर अनुशासन तथा सही मार्गदर्शन से इसे लक्ष्य की ओर ले जाया जा सकता है। ये उसी प्रकार का धैर्य है जैसा थॉमस एडिसन के पास था जब उन्हें अपने बल्ब के आविष्कार के लिए फिलामेंट बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ की तलाश थी। 10,000 बार हार का सामना। एक के बाद एक पदार्थों का परीक्षण करते करते जब एडिसन अंतिम इच्छित पदार्थ तक पहुंचे, तब तक वे 10,000 बार असफलताओं का सामना कर चुके थे। एक चर्चा के दौरान मैंने एडिसन से पूछा, यदि वे अब भी असफल होते तो क्या करते? उस स्थिति में मैं अपनी प्रयोगशाला में बैठा सही पदार्थ की खोज कर रहा होता, न कि तुम्हारे साथ बात करने में समय बर्बाद करता। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिससे शब्दों में मृदुता आ गई। कॉन्स्टेंस बैनिस्टर अधीरता को अपनी सबसे बड़ी गलती मानती हैं। फिर भी वे जानबूझकर ऐसे व्यवसाय में गईं जिसमें धैर्य रखना प्राथमिक आवश्यकता है। बच्चों की फोटोग्राफी, और वे इस क्षेत्र की अत्यंत सफल शख्सियत बनी। वे बताती हैं कि किसी बच्चे से मनचाहे भावों की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत प्यार से एक ही बात कई बार दोहरानी पड़ती है। हंसमुख स्वभाव का विकास। बच्चों की फोटोग्राफी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। इससे हंसमुख स्वभाव विकसित होता है और अन्य क्षेत्रों में मेरी सृजनात्मकता बढ़ जाती है। आप धैर्य को कैसे विकसित कर सकते हैं? बहुत आसान है, बशर्ते आपने अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बना लिया है और उसके प्रति इतने एकाग्र हो गए हैं कि उसे पाने के लिए आपके मन में एक लगन पैदा हो गई हो और आपका हर विचार, कार्य तथा प्रार्थना उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित हो। इसी प्रकार के निश्चित विचारों के कारण ही एडिसन को विद्युत बल्ब के आविष्कार के लिए, सॉल्क को पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए, हिलरी को माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए तथा हेलेन केलर को असंभव सी प्रतीत होने वाली शारीरिक अपंगता पर विजय प्राप्त करने के लिए धैर्य प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करने से आप में भी वांछित धैर्य विकसित हो जाएगा। शोमैनशिप, प्रदर्शन की कला आवश्यक है। आइए आज सफलता के विज्ञान के अंतर्गत हम जो डल नामक एक व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चा करें। जो डल बहुत मेहनती, विश्वास पात्र, समय का पाबंद, मदद करने वाला और कुशल व्यक्ति है। वो अपने बॉस और कार्य के प्रति आवश्यकता से अधिक समय, मेहनत और ऊर्जा समर्पित करता है।
आप सोच रहे होंगे कि अवश्य ही उसे सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अन्य लोग जो उससे कम योग्य हैं उन्नति पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। असल बात यह है कि जो डल को प्रदर्शन की कला या शोमैनशिप नहीं आती, वो अपनी और अपने काम की ओर बॉस का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाता है। क्या आप भी जो डल की तरह हैं? यदि हां, तो आप भी शोमैनशिप का विकास कीजिए। फिर देखिए कि सफलता की सीढ़ी चढ़ना कितना आसान है। लेकिन यहां मैं आपको सावधान कर दूं, सही मायने में शोमैनशिप तथा अनुचित तरीके से अपनी ओर लोगों के ध्यान आकृष्ट करने में अंतर है। ऊपरी दिखावे से मित्र के स्थान पर आपके शत्रु अधिक बन जाएंगे तथा आप में डींग हाँकने की प्रवृत्ति आ जाएगी। सच्ची शोमैनशिप सृजनात्मक होती है। इसमें अपने नाम के अनुरूप कुछ मनोरंजक मूल्य निहित होते हैं। इसके लिए चतुराई और समय की सटीकता का ज्ञान आवश्यक होता है। एक उम्मीदवार का उदाहरण के लिए मुझे याद है जब अलेक्जेंडर ब्रमिट वर्जीनिया की वाइज काउंटी के लिए शेरिफ पद की दौड़ में थे। उन्होंने एक विधवा के लिए नया घर बनाने के लिए एक वर्किंग बी नाम का गठन किया। वे वहां के रहवासियों से मिले और इस काम में सम्मिलित होने का निवेदन किया तथा व्यापारियों एवं दुकानदारों को सामान एवं अन्य सामग्री की मदद के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि उन्होंने स्वयं सेवकों की पत्नियों से एक बड़ी पिकनिक का आयोजन करने के लिए भी कहा। एक ही दिन में घर तैयार होने के बाद वहां मनाई जा रही पिकनिक को ब्रमिट ने एक राजनीतिक रैली में बदल दिया तथा वोट देने वाले हर उम्र के लोगों के जन समूह को भाषण देने लगे। उन्होंने उस अच्छे कार्य में साथ देने के लिए लोगों को धन्यवाद किया और अंत में पूरे समुदाय से एक और मदद मांगी कि वाइज काउंटी के शेरिफ पद के लिए आप मुझे चुनें और मैं आप लोगों के लिए उचित कानून व्यवस्था लागू करवाऊंगा। उनकी इस शोमैनशिप ने उन्हें बहुमत से जीत दिलाई। मैकफेडन शोमैन थे। बर्नाब मैकफेडन शोमैनशिप की चाह में विचित्र काम किया करते थे और उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देते थे, जैसे लाल रंग का अंडरवेयर पहनकर हवाई जहाज से पैराशूट द्वारा छलांग लगाना, ब्रॉडवे पर नंगे पैर चलना या अपनी असाधारण मांसपेशियों का प्रदर्शन करना। आपको इस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार सदाचार और विनम्रता जैसे गुणों द्वारा ध्यानाकृष्ट करके भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेफॉर्म कंपनी के प्रेसिडेंट ग्लेन आ फोशे अपने एक मित्र का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण वो टेक्सास की एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट पद तक पहुंच गए। युवा सेल्समैन के रूप में जब उन्होंने अपना पहला उत्पाद बेचा तो उन्होंने शिपिंग विभाग के प्रमुख को इस बात के लिए लिखित में धन्यवाद दिया कि उन्होंने कितनी शीघ्रता से ऑर्डर की डिलीवरी कराई। उन्होंने पेंट विभाग के अधीक्षक को लिख भेजा कि जब उस उत्पाद की पैकिंग खोली गई तो उस पर पेंट किए हुए चमकते लाल रंग को देखकर उन्हें कितना अच्छा लगा। वर्षों तक उन्होंने हर सदस्य को यह जताया कि फर्म में उसकी सेवा कितनी अहम है। याद रखें, सच्ची शोमैनशिप सकारात्मक होनी चाहिए। ये किसी को नीचा दिखाने या दूसरों के मूल्य को कम करने का काम नहीं करती। कोई भी व्यक्ति दूसरे के कंधों पर चढ़कर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप जो डल की तरह इतने विनम्र और शर्मीले हैं कि अपने बॉस को मौखिक रूप से अपने काम से अवगत नहीं करा सकते, तो आप लिखित में सूचना दे सकते हैं। वे भी ये सुनिश्चित करेंगे कि असल में प्रशंसा का पात्र कौन है। लेकिन अब और इंतजार मत कीजिए। शोमैनशिप को अपनी सफलता के साधन के रूप में अभी से उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आशाएं और सपने हमें महान बनाते हैं। आशा उस कच्ची सामग्री की तरह होती है जिससे आप सफलता का निर्माण करते हैं। आशा विश्वास में बदलती है, विश्वास दृढ़ निश्चय में बदलता है तथा दृढ़ निश्चय कार्य में परिवर्तित होता है। मुख्यतः ये आपके द्वारा एक अच्छे संसार, अच्छे जीवन और बेहतर कल के देखे गए सपने से जन्म लेती है। आशा के आधार पर ही हम अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य तय करते हैं और उसे वास्तविकता में बदलते हैं।
उदाहरण के लिए, वर्षों पूर्व जेम्स जे हिल टेलीग्राफ द्वारा एक महिला मित्र को संदेश भेज रहे थे कि उसका पति एक रेल दुर्घटना में मारा गया है। संदेश में लिखा था, तुम्हारा दुख केवल इस आशा से कम हो सकता है कि तुम अपने पति से एक बेहतर दुनिया में जाकर मिलोगी। आशा से ही हम स्वप्न देखते हैं। आशा शब्द जेम्स जे हिल के मस्तिष्क में कहीं अटक कर रह गया है। वे आशा की शक्ति और संभावनाओं के बारे में विचार करने लगे। इससे वे पश्चिम के लिए एक नए रेल मार्ग को बनाने का स्वप्न देखने लगे। धीरे धीरे वो सपना एक स्पष्ट दृढ़ निश्चय का रूप लेने लगा तथा जिसे हिल ने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे सिस्टम बनाकर पूरा किया। मैनुअल एल क्विजोन ने अपने प्यारे द्वीप फिलीपींस में स्वयं की सरकार बनाने का स्वप्न देखने का साहस किया। यहां तक कि उन्होंने ये आशा करने का भी साहस किया कि किसी दिन वे फिलीपींस रिपब्लिक के राष्ट्रपति भी बनेंगे। 24 वर्ष तक कार्य किया। जब उन्होंने स्वयं को द्वीप के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में नियुक्त होने की तरकीब सोची, तो उनकी आशा विश्वास में बदल गई और विश्वास कार्य में। उन्होंने 24 वर्ष तक अथक प्रयास किए, ये दिन देखने के लिए कि वो भूमि एक अलग राष्ट्र बने। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि वे मेरे एक अच्छे मित्र थे और अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझसे कभी कभार सलाह लिया करते थे। जैसा कि सब जानते हैं, उनके प्रयास सफल हुए। जिस दिन वे फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, क्विजोन ने मुझे एक टेलीग्राम भेजा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विजय दिवस आने तक आपने मेरे अंदर आशा की लौ जलाए रखने हेतु निरंतर प्रेरणा दी। बड़े सपने देखो। क्विजोन के वृत्तांत से ये सबक मिलता है कि आप अपने मन में आशा के सृजन के लिए अपनी कल्पनाओं को उन्मुक्त विस्तार दें, बड़ा स्वप्न देखें। अपने आप को इस विश्वास से भरें कि कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मानव मन जो सोचता है और विश्वास करता है उसे प्राप्त कर सकता है। अपनी आशा और विश्वास से एक प्रमुख लक्ष्य को निर्धारित करें, उसे लिख लें, उसे हमेशा याद रखें, उसे अपना ध्रुव तारा मान लें जिसके लिए आपको अपना मार्ग तय करना है, और फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दें। हर सुखांत कहानी की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। एक बार की बात है, एक आदमी था जो ये आशा करता था कि एक दिन आपकी कहानी भी इसी तरह शुरू होनी चाहिए। लोग आपका मूल्यांकन आपकी वाणी से करते हैं। हर नया व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वो आपको परखता है। आप स्वयं प्रतिवादी के स्थान पर होते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो आपका परिचित ही क्यों ना हो, जाने अनजाने ये परखने की कोशिश करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके विचार कैसे हैं, कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। छोटी सी भेंट में भी ये लोग आपके बारे में क्या राय बनाते हैं, ये मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है: आप दिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। आपको चाहिए कि हर समय आपका प्रभाव अच्छा ही हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो आपकी सफलता की कोई महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित हो। आपके बोलने का तरीका एवं शब्दों का चुनाव आपके पक्ष या विपक्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अतः आप अपने जीवन का ये नियम बना लें: अपने शब्दों का चुनाव सदैव इस विचार एवं सावधानी से करें जैसे कि आपको किसी स्टेडियम में 10,000 लोगों की उपस्थिति में बोलना है तथा रेडियो के माध्यम से आपकी ये वार्ता 1 करोड़ लोगों तक प्रसारित होने वाली है। सादगी सर्वोत्तम है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उच्च दर्जे की औपचारिक अथवा कृत्रिम भाषा का प्रयोग करें। साधारण बातचीत की भाषा भी स्मयक प्रभाव डालेगी, और जबकि व्याकरण की शुद्धता अत्यंत वांछनीय होती है, आइंस्टाइन के बहुत से विचारों की अभिव्यक्ति में व्याकरण की कई अशुद्धियां होती थीं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम शब्दों के माध्यम से ही तो सोचते हैं। अच्छे शब्द ज्ञान के बिना हमारे विचारों की अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है।
यदि आपका शब्द ज्ञान कम है तो प्रतिदिन शब्दकोश पढ़ना अपनी आदत में सम्मिलित कर लें। थिसॉरस में शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को देखें। हर रोज एक नया शब्द सीखिए। उस शब्द का प्रयोग करते हुए कम से कम 10 वाक्य बनाइए और यथासंभव उसका अधिकाधिक प्रयोग कीजिए। यह आवश्यक नहीं कि शब्द लंबा एवं क्लिष्ट ही हो, बल्कि वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। उन क्रियाओं तथा शब्द समूहों पर ध्यान दें जिनके द्वारा आप अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। उचित शब्द के अभाव में आपको अपने मन की बात अभिव्यक्त करने में कठिनाई होगी। फिर सही स्थान पर उचित शब्दों के प्रयोग का अभ्यास करें। यह निपुणता वार्तालाप के अभ्यास से ही आएगी। इसी क्षण से अपने शब्दकोश में से गाली, ईश निंदा, अश्लील भाषा अथवा अनादर सूचक शब्दों को हटा दें। गाली अथवा ईश निंदा के लिए उपयोग किए गए शब्दों का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति के पास अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए समुचित शब्द नहीं है। अश्लील भाषा, लीक से हटकर मजाक तथा द्विअर्थी संवादों की शरण में वही व्यक्ति जाता है जो गंवार होता है तथा जिसके पास लोगों को हंसाने गुदगुदाने की वास्तविक कला ना हो। किसी के आराध्य देवी देवताओं के प्रति अनादरपूर्ण शब्दों का प्रयोग तो सर्वथा अक्षम्य है। उचित शब्दों के प्रयोग की ये चर्चा मुझे एक घटना की याद दिलाती है जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के भव्य रात्रि भोज के बारे में मैंने सुनी थी। लंदन का बिन बुलाया मेहमान। इस रात्रि भोज में एक सज्जन बेहद त्रुटिहीन वेशभूषा में अलग से दिखाई दिए। उनके रंग रूप, वेशभूषा से सभी प्रभावित थे, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था। जैसे ही भोजन परोसना आरंभ हुआ, वेटर ने उस व्यक्ति के सामने भुने हुए आलू के व्यंजन प्रस्तुत किए। उस व्यक्ति ने लंबी सी मुस्कुराहट के साथ पहली बार अपना मुंह खोला और कर्कश लंदनिया अंदाज में इस तरह से बोला कि तुरंत सबकी समझ में आ गया कि यह बिन बुलाया मेहमान है। उसे तत्काल भोज से बाहर निकाल दिया गया। इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि किसी अवसर के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो संभावित परेशानी से बचने के लिए यह बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद ही रखें। लक्ष्य प्राप्ति हेतु आशावादी बने। आशावादिता एक मानसिक प्रवृत्ति है। आप आशावादी बनने का अभ्यास कर सकते हैं और उससे सफलता प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा स्वयं को निराशा एवं असफलता के गर्त में ढकेल सकते हैं। आशावादी होना एक प्रसन्न व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, लेकिन प्रमुखतः ये अन्य गुणों के द्वारा ही आता है जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। हंसमुख स्वभाव, आशान्वित रहना, भय को जीतना, संतोष, सकारात्मक मानसिक सोच, लचीलापन, आस्था और विश्वास एवं निर्णय क्षमता। निराशावादी व्यक्ति शैतान से भयभीत रहता है तथा अपना अधिकांश समय उसके साथ संघर्ष में व्यतीत कर देता है। आशावादी व्यक्ति अपने सृजनकर्ता से प्रेम करता है तथा अपना अधिकांश समय उसकी उपासना में व्यतीत करता है। सफलता के विज्ञान की 2 आधारभूत सच्चाइयों पर विश्वास करते हुए आप निराशा से लड़ सकते हैं तथा उसे जीत सकते हैं। पहला, मानव मन जो सोचता है और विश्वास करता है उसे प्राप्त कर सकता है। दूसरा, हर विपरीत परिस्थिति तथा हार में उतनी ही मात्रा में सफलता के बीज छिपे होते हैं, बशर्ते हमारे पास उन्हें खोजने की बुद्धिमत्ता हो। खुशनुमा योजनाएं बनाएं। अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों की चिंता करने के बजाय प्रतिदिन कुछ पल प्रसन्नता देने वाली ऐसी घटनाओं और बातों को सोचने में व्यतीत करें जो आपके साथ कल, अगले सप्ताह या अगले वर्ष घटित होने वाली हो। उनके बारे में विचार मात्र से आपको लगेगा कि आपने उनकी आधारशिला रख दी है। इससे आपको आशावादी बनने का अभ्यास होगा। याद रखिए कि कोई भी महान नेता अथवा सफल व्यक्ति निराशावादी नहीं था। ऐसा निराशावादी नेता अपने अनुयायियों से सिवाय निराशा और हार के किस बात का वादा कर सकता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सहज आशावादिता ने हताशा की गहराई में डूबे राष्ट्र में आशा की नई जान फूंक दी थी। यहां तक कि हिटलर,
स्टालिन, मुसोलिनी तथा माओ जैसे कुख्यात नेताओं ने भी अपने अनुयायियों का मन जीतने के लिए आने वाला कल तुम्हारा है, आपके पास गुलामी की जंजीरों के सिवाय खोने को और कुछ नहीं है, और नया एशिया जैसे लुभावने नारों से अच्छे दिनों का वादा किया था। क्या आप मानव इतिहास में सर्वोत्तम समाज, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में रहते हुए इससे कम की अपेक्षा रखते हैं? याद रखें, भौतिक संसार के चाहे जो भी नियम हो, किंतु मानवीय संबंधों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही तरह के व्यक्ति को आकर्षित करता है। एक आशावादी व्यक्ति आशावादी लोगों में ही सम्मिलित होना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे सफलता और अधिक सफलता को आकृष्ट करती है। लेकिन निराशावादी व्यक्ति बिना कुछ कहे या किए मुसीबतें और चिंताएं पैदा कर देता है, क्योंकि उसकी नकारात्मक सोच इन सबके लिए चुंबक का कार्य करती है। आशावादी होना अपने आप में एक सफलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप एक स्वस्थ, शांत एवं संतुष्ट मन के स्वामी हैं। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न व्यक्ति भी शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है, जैसे निरंतर निराशावादिता से वो अल्सर जैसी किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। आशावादी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम बिना कामकाज किए अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त बने रहें। ऐसा नजरिया सिर्फ मूर्खों का होता है। सही निर्णय लें। कदाचित मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सही निर्णयों पर आधारित कार्यकलापों तथा भविष्योन्मुखी सोच से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 1928 में जब बिग बूम अपने चरम पर था, तो कुछ ऐसे नकली आशावादी लोग भी थे जो इस बात से इनकार करते थे कि विकास का ये बुलबुला कभी फूट भी सकता है। वे उन दूरदर्शी लोगों को निराशावादी कहकर उनका उपहास करते थे, जिन्होंने इस बात की पूर्व चेतावनी दी थी कि राष्ट्र मुद्रास्फीति के खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। आधार खिसकते ही उन नकली आशावादियों की कमी सामने आ गई। उनमें से अधिकांश में हार में से जीत ढूंढ निकालने की आत्मिक शक्ति नहीं थी, और उनका वास्तविक निराशावादी रूप सामने आ गया। लेकिन जो लोग निडरता से आने वाली परिस्थिति के बारे में पहले से चिंतन किए हुए थे और उससे निपटने के लिए सही मायने में प्रयास कर रहे थे, वे वास्तविक आशावादी के रूप में उभर कर सामने आए। आप भी उसी प्रकार के आशावादी बन सकते हैं। आने वाली परिस्थिति का मुकाबला कीजिए, उससे मुंह मत मोड़िए, सभी बातों का सही जायजा लीजिए। तत्पश्चात इच्छित परिणाम पाने के लिए अपने कार्यों का निर्धारण कीजिए। आप पाएंगे कि भविष्य में डरने जैसी कोई बात नहीं है। भाग 3, साइंस ऑफ सक्सेस सीरीज, सितंबर 1956, जनवरी 1957। आज की दुनिया जिस तेज गति से भाग रही है, उसने ऐसी हजारों आवश्यकताओं को जन्म दिया है जो आज से 50 वर्ष पहले अस्तित्व में नहीं थी। यह सूत्र साबित करेगा कि आज किसी भी व्यक्ति की एकमात्र सीमा वही है जो उसने अपने मन में निर्धारित कर ली है। लेख 1, सफलता आपके लिए। आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं है, ये बस आपकी महत्वाकांक्षा और अभिलाषाओं पर निर्भर करती है। यदि आप चाहें तो अपनी पिछली विफलताओं और वर्तमान अक्षमताओं की परवाह किए बगैर इस दिन को अपने जीवन का सबसे क्रांतिकारी मोड़ बना सकते हैं, अथवा वो सब कुछ जिसे आप जीवन भर पाना चाहते हैं। यहां सफलता का एक सूत्र है, ठीक उसी तरह जैसे असफलता का सूत्र होता है। सन समाचार पत्र के पाठकों को इस स्तंभ के द्वारा 17 अध्याय वाला ये सूत्र प्रति सप्ताह एक अध्याय के रूप में उपलब्ध कराया गया। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ने जिसने कभी भी पैमाने पर सफलता अर्जित की हो, इन सूत्रों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अवश्य प्रयोग किया है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने इन सफलता सूत्रों का इस्तेमाल इतने प्रभावपूर्ण ढंग से किया कि आज वे 4 बड़ी बीमा कंपनियों के अध्यक्ष हैं।
हालांकि उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत केवल $100 नकद और इस सूत्र से की थी। शिकागो के प्रसिद्ध रेडियो और टीवी सितारे अर्ल नाइटिंगेल कुछ ही वर्ष पहले इस सूत्र के संपर्क में उस समय आए जब वे एक साधारण तनख्वाह पर काम करते थे। उन्होंने इस सूत्र का इतने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया कि वो आज 2 संस्थाओं के अध्यक्ष और कई अन्य कंपनियों के निदेशक हैं। एक पूर्व गृहिणी ब्राउनी वाइस, जो कि आज विश्व की सबसे सफल महिला व्यवसायियों में से एक हैं, उन्हें यह विख्यात सूत्र मात्र कुछ ही वर्ष पहले मिला था। आज वो टपरवेयर होम पार्टीज की प्रमुख हैं, जो कि हजारों कर्मचारियों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। कोनार्ड हिल्टन का जन्म बेहद मामूली हालात में सिस्को, टेक्सास के एक साधारण ईंट के घर में हुआ था। सफलता सूत्र के 17 भागों में से मात्र एक भाग को लागू करके वो विश्व के सबसे बड़े होटल तंत्र के प्रमुख हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसा बनाते हैं। इस देश में कोई व्यक्ति कहां से अपनी शुरुआत कर रहा है, इस बात का बहुत थोड़ा ही प्रभाव पड़ता है। अहम चीज है कि उसका लक्ष्य क्या है और वो उसे पाने के लिए कैसी योजना बनाता है। और कहीं नहीं, यहीं अमेरिका में ही एक महत्वहीन प्रवासी केले के ठेले को ढकेलने से अपने कारोबार की शुरुआत करके विश्व के सबसे बड़े बैंकिंग तंत्र के प्रमुख पद तक पहुंच जाता है, जैसा कि इटली में जन्मे जियानिनी ने किया। उन्होंने सफलता सूत्र का प्रयोग करके न केवल स्वयं को दरिद्रता से उठाकर समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया, बल्कि इसी सूत्र का प्रयोग करके बैंक ऑफ अमेरिका, जिसकी स्थापना भी उन्होंने ही की है, उसे विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग तंत्र बनाया है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो विज्ञान के आविष्कारों और निजी सेवाओं के विक्रय का युग है। ऐसा दौर मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। किसी की सलाह से हतोत्साहित ना हो कि अवसर अब अतीत की बात है तथा प्रगति की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। आज की दुनिया जिस तेज गति से भाग रही है, उसने ऐसी हजारों आवश्यकताओं को जन्म दिया है जो आज से 50 वर्ष पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। ये सूत्र साबित करेगा कि आज किसी भी व्यक्ति की एकमात्र सीमा वही है जो उसने अपने मन में निर्धारित की है। सफलता प्राप्त करने के लिए जो पहला कदम उठाया जाना चाहिए, उसे अगले सप्ताह के स्तंभ में प्रकाशित किया जाएगा। लेख 2, अपना लक्ष्य चुनें। घर निर्मित करने के पूर्व कोई भी व्यक्ति घर का एक संतोषजनक रेखा चित्र तैयार करता है, और आप भी किसी यात्रा पर तब तक नहीं निकलते जब तक कि यह सुनिश्चित ना हो कि आपको कहां और कैसे जाना है। लेकिन प्रति 1000 लोगों में से मात्र 2 लोग ही भलीभांति ये जानते हैं कि जीवन से उनकी अभिलाषा क्या है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके पास व्यावहारिक योजना है। ये वे महिलाएं और पुरुष हैं जो कि हर व्यवसाय में अग्रणी हैं तथा जिन्होंने अपनी शर्तों पर बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। और इन सफल लोगों के बारे में सबसे मजबूत बात यह है कि अन्य लोगों की तुलना में इनके पास अतिरिक्त व्यक्तित्व, योग्यता, शिक्षा या संभावना नहीं थी। यदि आप वास्तव में ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसकी प्राप्ति पर विश्वास करते हैं, तो आप सफलता अवश्य अर्जित कर सकते हैं। यदि आप सुनिश्चित ही नहीं हैं कि आपको जीवन से क्या चाहिए, तो आज ही पता लगाने में जुट जाइए। सबसे पहले एक स्पष्ट कथन लिखिए कि आपके लिए सबसे अधिक अभीष्ट क्या है, वो वस्तु या स्थिति जिसे प्राप्त कर लेने के बाद आप स्वयं को सफल कहलाना उचित समझेंगे। दूसरे, इस उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना की लिखित रूप में स्पष्ट रूपरेखा बना लें और यह भी स्पष्ट रूप से लिखें कि इसके बदले आप क्या लौटाने का इरादा रखते हैं। तीसरे, एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दें जिसके भीतर आप तय किए गए मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। चौथे, आपने जो कुछ भी लिखा है उसे याद करें और प्रतिदिन प्रार्थना की तरह दोहराएं। प्रार्थना का समापन अब तक मिली सफलता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए करें। इन अनुदेशों का अक्षरशः पालन करें
और आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी जल्द बेहतर रूप से परिवर्तित हो गई है। इस प्रक्रिया को आप स्वयं तक ही सीमित रखें ताकि आप अपने आसपास के शंकालु व्यक्तियों के कारण परेशान ना हो, क्योंकि वे आपके द्वारा अपनाए गए गूढ़ सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। याद रखिए, कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। कुछ घटित होने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जीवन की हर सफलता एक निश्चित क्रिया का फल होती है जो सावधानी पूर्वक नियोजित और लगातार पूरी की गई है। उद्देश्य की निश्चिंतता असंभव शब्द को अप्रासंगिक कर देती है। यह समस्त सफलताओं का प्रारंभिक बिंदु है। यह आपके और सभी के लिए बिना किसी मूल्य और लागत के उपलब्ध है। आपको बस एक निजी पहल कर इसे अंगीकार करने की आवश्यकता है। आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक आप उन लोगों के अनुगामी ही बने रहेंगे जो आपसे पहले सफलता प्राप्ति के पथ पर पूरी योजना के साथ चले थे। सफलता के बारे में आश्वस्त होने के लिए अपने मन को लक्ष्य के प्रति संतृप्त कर लें। आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और योजना बनाइए। जो आप नहीं चाहते उस पर ध्यान मत दीजिए। यहां आपके पास सभी सफल लोगों द्वारा अपनाया गया व्यावहारिक सूत्र उपलब्ध है। लेख 3, एक सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति बनाए रखें। जब दिवंगत हेनरी फोर्ड से यह पूछा गया कि उनकी सफलता में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो उन्होंने कहा, मेरा मन सदैव यही सोचने में इतना व्यस्त रहा कि मेरी क्या पाने की इच्छा है। फलस्वरूप उन बातों के लिए मेरे मन में कोई स्थान ही नहीं था जो मुझे नहीं चाहिए थी। जब उनसे यह पूछा गया कि विशाल ऑटोमोबाइल साम्राज्य के सफल संचालन के लिए आपको सबसे अधिक किस बात की आवश्यकता थी, तो वे तत्काल उच्च स्वर में बोले, ऐसे कई व्यक्तियों की जो कुछ भी भली भांति संपन्न करना नहीं जानते थे। और सार्वकालिक महानतम आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अपने सभी मित्रों को यह कहकर चकित कर दिया था कि उनका बहरा होना ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान रहा, क्योंकि इसने उन्हें नकारात्मक खबरों को सुनने की तकलीफों से बचाए रखा, जिनमें उनकी जरा भी रुचि नहीं थी। इससे वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर सकारात्मक रूप से ध्यान केंद्रित कर पाए। मनुष्य की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता इस तथ्य में निहित है कि उसे सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति की शक्ति को समझने के लिए प्रायः त्रासदी, विफलता या अन्य किसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। फोर्ट एटकिंसन, विस्कॉन्सिन के माइलो सी जोन्स एक किसान के तौर पर साधारण जीवन यापन कर रहे थे, जब तक कि उन्हें पक्षाघात नहीं हो गया। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि उनका मानसिक बल बाहुबल और दमखम से बढ़कर है। उनके स्मॉल पिग सॉसेज, छोटे सुअर के कबाब के विचार ने उन्हें शोहरत दी और उसी कृषि भूमि ने धनवान बना दिया जिसका वे अब तक केवल फसल प्राप्त करने में इस्तेमाल करते आए थे। हमारी मानसिक सोच वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन एवं लोगों से अपने संबंधों को संतुलित कर सकते हैं। ये वो दर्पण है जिसमें हम प्रतिदिन के जीवन को साफ साफ देख सकते हैं। लेख 4, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करें। कभी कोई आपको 1 मील साथ चलने को विवश करे तो आपको उसके साथ 2 मील जाना चाहिए। यह बाइबल की सबसे गहन शिक्षा हो सकती है। यह स्वर्णिम नियम से भी आगे जाकर किसी को उल्हाना देता है कि वो अपने साथी को वो सब कुछ दे जिसकी उसे आशा व अधिकार है, बल्कि उससे भी अधिक। अतिरिक्त प्रयास करने की अवधारणा बाइबल के अन्य खंड में इस प्रकार प्रस्तुत की गई है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अतिरिक्त प्रयास करने का अर्थ है कि प्रचलन या आवश्यकता से अधिक और बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जाए और इसे सकारात्मक, सुखद मानसिक मनोवृत्ति के साथ किया जाए। यही किसी व्यक्ति के लिए एकमात्र कारण होता है कि वो अपने वेतन को बढ़ाने, प्रोन्नति पाने या अन्य किसी सहयोग को प्राप्त करने के लिए निवेदन करता है।
एक युवा बैंक कर्मी कैरल डॉवंस ने अपना रोजगार बदला और महान जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन के संस्थापक विलियम सी ड्यूरेंट के पास कार्य करने चला गया। पहले ही दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे डॉवंस को एक के बाद एक पदोन्नति मिली, जिसने उसे बहुत धनी व्यक्ति बना दिया। जब छुट्टी की घंटी बजी तो वहां का प्रत्येक कर्मचारी द्वार की ओर भागा। डॉवंस अपनी मेज पर ही बना रहा। कुछ मिनट बाद ड्यूरेंट ऑफिस से बाहर आए तो देखा कि डॉवंस अभी भी मेज पर ही है। ड्यूरेंट ने डॉवंस से एक पेंसिल देने का निवेदन किया। डॉवंस ने 2 नई पेंसिलें लीं, उन्हें ध्यानपूर्वक छीला और मुस्कुराहट के साथ उस बड़े उद्योगपति को प्रदान कर दिया। हर शाम को डॉवंस छुट्टी के समय के बाद भी देर तक रुके रहते, इस आशा के साथ कि जब भी उसके मुखिया को कुछ आवश्यकता हो तो वो उपलब्ध रहे। ड्यूरेंट के साहचर्य से डॉवंस को अपनी इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप $50,000 प्रति वर्ष की नौकरी मिली। अतिरिक्त प्रयास करने की आदत से किसी को होने वाले लाभ हमेशा उसी व्यक्ति या स्रोत से प्राप्त नहीं होता जिसकी वो सेवा कर रहा है। कई बार ये लाभ काफी देर से प्राप्त होते हैं, परंतु जब ये लाभ प्राप्त होते हैं तो प्रायः प्रदान की गई सेवा की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की संपन्नता की फसल को काटने के लिए उसे वर्तमान में सेवा रूपी बीज बोने पड़ेंगे, जिससे उसे फसल काटने की पात्रता प्राप्त होगी। लेख 5, सटीक सोचिए। आपकी विचार शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है। इस शक्ति को प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए आपको सटीक तरीके से सोचना पड़ेगा। इस विशिष्ट सौभाग्य की पवित्र प्रकृति इस तथ्य से प्रकट होती है कि विधाता ने इसे सिर्फ मानव के लिए ही आरक्षित रखा है, जो उसे अन्य जीव जंतुओं से अलग पहचान देता है। सटीक विचारक या सही सोच रखने वाले व्यक्ति किसी अन्य को अपने लिए सोचने की अनुमति नहीं देते। सफल व्यक्तियों के पास एक निश्चित तंत्र होता है जिसके द्वारा वे अपने निर्णयों पर बहुत सटीकता से पहुंचते हैं। वे दूसरों से जानकारी प्राप्त करते हैं और राय लेते हैं, परंतु अंतिम विश्लेषण में फैसले लेने का विशेषाधिकार स्वयं के लिए आरक्षित कर लेते हैं। सटीक सोच 2 बड़े सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला सिद्धांत, जब तथ्य उपलब्ध ना हो तब अज्ञात तथ्यों या परिकल्पनाओं से प्रेरित तर्क संगत विचार, और दूसरा सिद्धांत, ज्ञात तथ्यों पर आधारित निष्कर्षात्मक तर्क संगत विचार। एक सटीक विचारक सर्वथा 2 महत्वपूर्ण कदम उठाता है। प्रथम, वो तथ्यों को कपोल कल्पना या प्रमाणित ना की जा सकने वाली सुनी सुनाई बातों से अलग रखता है। द्वितीय, वो इन तथ्यों को महत्वपूर्ण और महत्वहीन में बांट लेता है। अहम तथ्य वो होता है जिसका प्रयोग आप अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए कर सकें, अन्य सभी निरर्थक हैं। ये एक त्रासदी है कि कई व्यक्ति अपनी सोच को अप्रासंगिक सुने सुनाए साक्ष्यों और महत्वहीन तथ्यों पर आधारित कर लेते हैं, जो उन्हें कष्टों और निष्फलता की ओर ले जाती है। एक सटीक विचारक ये जान लेता है कि दूसरों द्वारा प्रकट किए गए अधिकतम मत मूल्यहीन होते हैं, और यदि उन्हें सटीक मान भी लिया जाए तो भी वे संकटपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वे पक्षपात, पूर्वाग्रह, असहिष्णुता, अहंकार, डर या अटकलबाजी पर आधारित होते हैं। एक सटीक विचारक ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात को अनसुना कर देता है जो वार्तालाप का आरंभ इस घिसे पीटे ढंग से करे। वे कहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे व्यक्ति से उसे और कुछ नहीं, बस अव्यवस्थित बातें ही सुनने को मिलेगी। अविश्वसनीय भावनाएं। एक सटीक विचारक ये जानता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय पर अपनी राय देने का तब तक कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि वो विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित ना हो। ये नियम तथाकथित बहुमत के लोगों की सोच को मूल्यहीन कर खारिज कर देगा। सटीक विचारक जानता है कि मित्रों और अन्य लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई मुफ्त सलाह साधारणतः ध्यान देने लायक नहीं होती है। यदि वो सलाह चाहता है तो वो एक भरोसेमंद स्रोत से ले सकता है और इसके लिए किसी तरह से मूल्य भी चुकाता है। वो जानता है कि बिना उचित मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं मिलता।
सटीक विचारक जानता है कि उसकी भावनाएं भी सदैव विश्वास योग्य नहीं होती। वो अपनी भावनाओं को विवेक की शक्ति और तर्क के नियमों द्वारा भली भांति जांच परख कर इनके गलत प्रभाव से स्वयं को बचाता है। जेम्स बी ड्यूक ने औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की थी और कभी लिखना भी नहीं सीखा, मगर उन्होंने अपनी सोच में सटीकता की तीक्ष्ण समझ विकसित कर ली थी, जिसने उन्हें विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक बना दिया। उन्होंने घिसी पिटी बातों और महत्वहीन तथ्यों पर स्वयं से तर्क वितर्क करने में समय नष्ट नहीं किया। उनके पास तथ्य होने पर वे जल्द ही निर्णय पर पहुंच जाते थे। एक दिन वे अपने एक पुराने मित्र से मिले, जो ये सुनकर चकित था कि ड्यूक ने 2000 तंबाकू भंडार खोलने की योजना बनाई है। मित्र ने कहा, मुझे और मेरे साझेदार को मात्र 2 भंडार से ही पर्याप्त कष्ट है और तुम 2000 भंडार खोलने के बारे में सोच रहे हो? ये एक भारी भूल होगी ड्यूक, एक भूल। ड्यूक ऊंचे स्वर में बोले, मैंने अपनी जिंदगी भर कई भूलें की हैं और यदि एक चीज जिसने मेरी सहायता की है वो ये है कि जब मैं एक भूल करता हूं तो कभी उसके बारे में बात करना बंद नहीं करता। मैं बस आगे बढ़ता जाता हूं और कुछ और भूलें करता हूं। उनमें से कुछ सही हैं। अतः ड्यूक ने खुदरा तंबाकू भंडारों की श्रृंखला खोली, जिसने अंततोगत्वा $2 मिलियन का साप्ताहिक व्यवसाय किया। उन्होंने ड्यूक विश्वविद्यालय बनाने के लिए कई $मिलियन की धनराशि सुरक्षित की। अपने तीव्र, सटीक और त्वरित निर्णयों, जिनमें से कुछ सही थे, उनकी मदद से ड्यूक के द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि का ये एक छोटा सा अंश मात्र था। एल्बर्ट हबर्ड एक एग्जीक्यूटिव की परिभाषा कुछ इस तरह देते थे, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत से निर्णय लेता है और उनमें से कुछ निर्णय सही होते हैं। स्वाभाविक है कि सटीक सोचने वाले व्यक्ति के लिए उच्च कोटि के आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये विषय सटीक सोच से इतना निकट का संबंध रखता है कि इसे अगले स्तंभों में प्रस्तुत किया जाएगा। जीवन के हर पथ पर सफलता के लिए तत्काल और सटीक निर्णय 2 महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। ये साहस एवं ईमानदार अनुशासन के बिना प्राप्य नहीं है। लेख 6, आत्मानुशासन का अभ्यास। व्यक्तिगत विफलताओं का सर्वप्रथम कारण लोगों के साथ तालमेल ना बैठा पाना है। अधिकांश दृष्टांतों में स्वयं को अनुशासित ना कर पाने के फलस्वरूप विफलता प्राप्त होती है। एंड्रू कार्नेगी ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति यदि स्वयं अनुशासन का पालन नहीं कर सकता या करेगा, उसे दूसरों के अनुशासन के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। और उन्होंने फिर कहा, मैंने सदा इसे व्यवसाय दर्शन का भाग माना है कि अपने सहयोगियों को अधिकार और निजी शक्ति के अविवेकपूर्ण प्रयोग के खतरों के प्रति आगाह करता रहूं, विशेषकर उन्हें जिन्हें पदोन्नति के द्वारा हाल ही में अधिकार प्राप्त हुए हैं। नई प्राप्त शक्ति कुछ नई प्राप्त संपत्ति जैसी होती है। इस पर सूक्ष्मता से ध्यान दिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति अपनी ही शक्ति का दुरुपयोग करके इसका शिकार बन जाए। यहीं पर आत्मानुशासन महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, वो परस्पर टकराव नहीं बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग आकर्षित करता है। थॉमस ए एडिसन ने तापदीप्त विद्युत लैंप बल्ब को परिपूर्ण करने से पहले 10,000 से भी अधिक विचारों को परखा, परंतु उनके पास इन पराजयों को विजय में बदलने के लिए सिर्फ स्वानुशासन ही था। उनके स्वानुशासन ने महान वैद्युतीय इलेक्ट्रिक युग का प्रारंभ किया, जिसने संपूर्ण यांत्रिक और औद्योगिक विश्व को बदल कर रख दिया तथा अनगिनत रोजगार सृजित किए। आत्मानुशासन आवश्यक है। सकारात्मक मानसिक मुद्रा को विकसित करने तथा बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन ही एकमात्र कारगर साधन है। ये वो माध्यम है जिसमें कोई अपनी भूलों से सीखता है और अपनी विफलताओं और पराजयों में एक समतुल्य लाभ के बीज खोजता है। आपकी मनोशक्ति में वो सब कुछ समाहित है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन शक्ति में सकारात्मकता और नकारात्मकता की संभावना होती है
और सिर्फ आत्मानुशासन के द्वारा ही हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन अत्यावश्यक है। यही वो साधन है जिससे व्यक्ति का ध्यान अपने जीवन लक्ष्य पर केंद्रित रहता है तथा वो भय एवं चिंता के कारण जन्म लेने वाली अनचाही बातों की ओर आकर्षित नहीं होता। आत्मानुशासन के द्वारा प्राप्त अकल्पनीय सहनशीलता से ही महात्मा गांधी जी ने सैन्य संगठन और धन बल के बिना अहिंसा का सहारा लेकर भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराया था। ऐसा कमाल इतिहास में शायद ही कोई कर पाया हो। आत्मानुशासन की कमी के कारण हिटलर ने न सिर्फ अपने राष्ट्र को तबाह किया, बल्कि वो असंख्य लोगों की निरर्थक मृत्यु का कारण बना और अंततः अपनी जान भी गंवाई। उसने सफलता हासिल की। आर्थर रबलॉफ शिकागो के एक सुप्रसिद्ध रियल एस्टेट कारोबारी हैं। उनकी संपत्ति लगभग $4 करोड़ है। आत्मानुशासन के माध्यम से ही वो जूता पॉलिश करने वाले बालक से ऊपर उठकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने यह निश्चय किया कि वो एक दिन में 3 रियल्टी संभावितों से मुलाकात करेंगे, चाहे बारिश, धूप, बर्फबारी या हिमजल वर्षा ही क्यों न हो रही हो। इसमें बहुत समय लगा और उन्हें लंबी दूरियां तय करनी पड़ी। इसके कारण उन्हें आराम करने का बहुत कम समय मिला, लेकिन रबलॉफ वर्षों तक अपनी योजना पर कार्य करते रहे और इससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। सख्त अनुशासन के बिना वे इसका एक भाग भी पूरा नहीं कर पाते। न्यूयॉर्क के हेनरी गारफ्रिंकल ने 13 वर्ष की आयु में स्टेटन द्वीप जाने वाले नौका यात्रियों को अखबार बेचने से शुरुआत की थी। अपने आत्मानुशासन के बलबूते वे विषमताओं से उबरे और उन्होंने जल्द ही नौका सेवा टर्मिनल में रियायतें प्राप्त कर ली। उन्होंने शनैः शनैः विस्तार किया और जल्द ही उन्हें समाचार पत्र प्रसारण समस्याओं के विशेषज्ञ के तौर पर पहचाना जाने लगा। परिणाम स्वरूप व्यापारियों का समूह जब ग्रेटर बॉस्टन डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के वित्तीय संकट को हल करने का प्रयास कर रहा था, तब उन्होंने गारफ्रिंकल को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। इससे उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने भीमकाय अमेरिकन न्यूज कंपनी और उसकी अनुषंगी यूनियन न्यूज कंपनी में हिस्सेदारी खरीदनी शुरू कर दी। इस वर्ष उन्हें और उनके 2 निकट सहयोगियों को इन 2 फर्मों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ और गारफ्रिंकल को अध्यक्ष चुन लिया गया। ये सब कुछ आत्मानुशासन के कारण ही संभव हो सका। मौन बेशकीमती है। स्वानुशासन हमारी इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ाता है। यह हार मान लेने के स्थान पर डटे रहने को प्रेरित करता है, विशेषकर उस समय जबकि मुश्किलें बढ़ रही हों और विफलता बहुत निकट नजर आ रही हो। मानव जीवन में 2 समय ऐसे आते हैं जब बर्बाद होने से बचने के लिए शुद्ध आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। एक तब जब विफलता या पराजय प्राप्त होती है और दूसरा तब जब वो सफलता के नए आयामों को प्राप्त करना शुरू करता है। अंततः आत्मानुशासन व्यक्ति को ये सिखाता है कि प्रायः मौन रहना ही बेहतर होता है और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, असहिष्णुता या भय से प्रेरित होकर कहे गए शब्दों की तुलना में मौन रहना अधिक लाभकारी होता है तथा ये वो साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कुछ बोलने से पहले ही उसके संभावित प्रभावों के बारे में समझने की अमूल्य आदत को विकसित कर लेता है और बनाए रखता है। लेख 7। 2 अपराजेय मनीषियों मास्टरमाइंड का गठजोड़ विजयी होता है। यदि 2 या उससे अधिक व्यक्ति एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के साथ किसी सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हों, तो वे एक अपराजेय बल का निर्माण करते हैं। मनीषी या मास्टरमाइंड सिद्धांत ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों के अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, विशेष ज्ञान और उनके असर का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। जब एंड्रयू कार्नेगी से यह पूछा गया कि स्टील उद्योग में आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, व्यक्तिगत तौर पर मैं स्टील बनाने की तकनीक के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु जिन लोगों के पास इसका ज्ञान है, मेरा उनके साथ मानसिक गठजोड़ है। हेनरी फोर्ड का रहस्य।
हेनरी फोर्ड के शब्दों में इस गठजोड़ में उनका कर्तव्य था मेरे साथियों को एक पूर्ण सौहार्द और सामंजस्य की भावना में बनाए रखना। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रयासों का समन्वय, जिसे आपसी सहयोग के नाम से जाना जाता है, मनीषी या मास्टरमाइंड की तरह नहीं होता, क्योंकि इसका आदर्श सौहार्द की भावना पर आधारित होना जरूरी नहीं है। फोर्ड की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनके एवं श्रीमती हेनरी फोर्ड के बीच का मास्टरमाइंड गठजोड़ ही है। जब फोर्ड अपनी ऑटोमोबाइल का प्रथम मॉडल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने एक स्थानीय फाउंड्रीमैन से $30,000 के कलपुर्जे बनाने और धन के लिए महीने के अंत तक प्रतीक्षा करने का निवेदन किया था, जिसे फाउंड्रीमैन ने ठुकरा दिया। जब श्रीमती फोर्ड ने इस बारे में सुना तो उन्होंने अपने पति को उनके साझा स्वामित्व के लघु बचत खाते में से धन लेने के लिए मनाया और श्रीमान फोर्ड ने न चाहते हुए भी उस खाते से धन लिया। उनके मास्टरमाइंड गठजोड़ के कारण ही विशाल फोर्ड कंपनी अस्तित्व में आ पाई। शायद इतिहास का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गठजोड़ नाजरीन और उनके अनुयायियों के मध्य था, और असल त्रासदी तब हुई जब एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दे दिया। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यापारिक, व्यावसायिक या वैवाहिक संबंध में कोई एक सदस्य नकारात्मक हो जाता है और आदर्श सामंजस्य की अवस्था को भंग कर देता है। अब तक का लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, जिसे मास्टरमाइंड गठजोड़ में 56 साहसी लोगों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। आर्थर मरेज, जो कि देश भर में नृत्य गृहों की एक श्रृंखला का संचालन करते हैं, मास्टरमाइंड की क्रियाशीलता की एक शानदार मिसाल है। फिल्म और टेलीविजन सितारे रॉय रॉजर्स और डेल एवंस के बारे में भी यही बात सत्य है। एक सामंजस्यपूर्ण एवं आत्मिक मास्टरमाइंड संबंध से श्रीमान तथा श्रीमती रॉजर्स एक भीषण व्यक्तिगत त्रासदी से उबरे और हजारों के लिए आशा की किरण लेकर आए। जब उनकी मानसिक रूप से अवमंदित बेटी की मृत्यु हो गई, तब डेल और रॉय ने अपने गहरे दुख को कई अन्य विकलांग बच्चों की मदद में परिवर्तित कर दिया। सामंजस्य में कार्य करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल विश्व के महानतम और सबसे शक्तिशाली मास्टरमाइंड गठजोड़ का उदाहरण है। हमारी संघीय सरकार और राज्यों के मध्य कार्यात्मक संबंध मास्टरमाइंड गठजोड़ की शक्ति का एक अन्य उदाहरण है। साधारण कोटि के स्तर से ऊपर की समस्त मानव उपलब्धियां सामंजस्य की भावना से मिलकर काम करने का ही परिणाम है। यही है मास्टरमाइंड सिद्धांत। लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया के ली एस माइटिंगर और डॉक्टर विलियम एस कैसलबरी ने कुछ वर्ष पूर्व एक मास्टरमाइंड गठजोड़ करके न्यूट्रलाइट नामक पूरक आहार के वितरण का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अपने मास्टरमाइंड गठजोड़ का विस्तार किया और आज इसमें कई हजार न्यूट्रलाइट वितरक शामिल हैं। उनकी सालाना बिक्री तकरीबन $3 करोड़ है और वास्तव में ये बिना किसी पूंजी के साथ शुरू हुआ था। आप स्वयं भी मास्टरमाइंड गठजोड़ द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम किसी एक व्यक्ति के साथ आदर्श सामंजस्य की भावना के साथ गठजोड़ करके आप उन बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं जहां अकेले पहुंचना मुश्किल होता। लेख 8। स्वयं पर विश्वास रखें, अपराजेय सिद्धांत का प्रयोग करें। हम आत्मिक मंथन से शक्ति प्राप्त करते हैं। केंटकी राज्य में एक कमरे के छोटे से घर में एक लड़का अंगीठी के सामने लेटा हुआ लिखना सीख रहा था। उसने लकड़ी के बेलचे के पृष्ठभाग को स्लेट की तरह और कोयले के टुकड़े को पेंसिल की तरह काम में लिया। एक दयालु महिला उस पर नजर रख रही थी और उसे प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वो महिला उसकी सौतेली मां विमाता थी। महानता के कोई चिन्ह प्रकट किए बिना वो लड़का वयस्क हो गया। उसने कानून का अध्ययन किया, परंतु इस पेशे में उसे कम ही सफलता मिली। उसने स्टोर कीपर का कार्य किया, सेना में भर्ती हुआ, परंतु कोई उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं कर पाया। जिस भी काम में हाथ आजमाया उसमें विफलता ही हाथ लगी। फिर कहा जाता है कि उसकी जिंदगी में प्रेम का पदार्पण हुआ। दुर्भाग्यवश उसकी भी मृत्यु हो गई।
लेकिन उस मृत्यु से उपजा दुख उसकी आत्मा में गहराई तक समा गया और तब उसका संपर्क उस गुप्त शक्ति से हुआ जो केवल अंतर्मन से प्राप्त होती है। शक्ति को कार्य में लगाइए। उसने प्राप्त हुई शक्ति को काम में लगा दिया। इससे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इस शक्ति ने अमेरिका से दास्ता का सफाया कर दिया और इसने संघ को विघटन से बचा लिया। लिहाजा जो शक्ति मानव के अंतर्मन से आती है वो ना तो जाति वर्ग का भेद जानती है, न दुष्कर रुकावटों को, और न ही ऐसी किसी समस्या को जिसका समाधान ना हो। ये दीन और साधारण जन को भी उसी प्रकार उपलब्ध है जिस प्रकार समृद्ध और शक्तिशाली लोगों को। ये हर उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो सटीक सोचता है। इसका इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके हित में नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा विचित्र भय है जो मानव मन में घुसपैठ कर जाता है और गुप्त शक्तियों जो उन्हें उपलब्धियों, सफलता के चरम शिखर तक पहुंचा सकती हैं, उनकी ओर बढ़ते कदमों को रोक देता है। आखिर कैसे और क्यों बड़ी संख्या में लोग नकारात्मक सम्मोहन के शिकार बन जाते हैं जो उनकी गुप्त शक्ति को प्रयोग करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। हर प्रकार के मेधावी लोगों द्वारा अपनाए गए मार्ग को अच्छी तरह से परखा गया है। हमारी अमेरिकन जीवन पद्धति में योगदान करने वाले सभी महान पुरोधा इसी पथ पर चले हैं। शक्ति का दोहन कैसे करें? आप पूछेंगे कि कोई किस प्रकार आत्मिक गुप्त शक्ति का दोहन कर सकता है। आइए हम देखते हैं कि अन्य लोगों ने इसका किस प्रकार उपयोग किया है। फ्रैंक गोंजाल्वेज नामक एक युवा पादरी की एक नए प्रकार का महाविद्यालय बनाने की बड़ी इच्छा थी। वो भली भांति जानता था कि वो क्या चाहता है, मगर अड़चन ये थी कि इस कार्य के लिए $10 लाख नकद की आवश्यकता थी। उसने लाखों डॉलर प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। उसकी योजना का पहला कदम उद्देश्य एवं निर्णय की निश्चितता पर आधारित था। उसने मैं $10 लाख के साथ क्या करूंगा शीर्षक से एक धर्मोपदेश लिखा। उसने शिकागो के अखबारों में घोषणा कर दी कि वो इस विषय पर अगले रविवार की सुबह प्रवचन देगा। उपदेश की समाप्ति पर एक अजनबी जिसे धर्मोपदेशक ने पहले कभी नहीं देखा था, मंच के पास आया और बोला, मुझे तुम्हारा प्रवचन पसंद आया। तुम मेरे दफ्तर में आकर मिल सकते हो और मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। वो अजनबी फिलिप आमर था, जो कि आमर एंड कंपनी मीट पैकर्स का संस्थापक था। आजमाई हुई आस्था। जो कुछ घटित हुआ ये उसका योग और सार है और आस्था की शक्ति के प्रयोग से ही ऐसा मुमकिन हुआ है। कोरी आस्था नहीं बल्कि उसके साथ किया गया कार्य। सही अर्थों में आस्था सदा सक्रिय होती है, निष्क्रिय नहीं। निष्क्रिय आस्था में निरुपयोगी डायनमो के अलावा और कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति के उत्पादन के लिए मशीन को गतिमान रखना पड़ता है। सक्रिय आस्था में ना ही कोई भय होता है और ना ही स्वारोपित सीमाएं। आस्था से सुदृढ़ होने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आपदा से अधिक शक्तिशाली, विफलता से अधिक मजबूत और भय से अधिक बलशाली होता है। जीवन की आपदाएं मनुष्य को अक्सर ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां उन्हें आस्था और भय नामक दो रास्तों के बीच चुनाव को विवश होना पड़ता है। विशाल बहुमत द्वारा भय के मार्ग को चुनने का क्या कारण है? ये चयन किसी की मानसिक मनोवृत्ति पर निर्भर करता है और विधाता ने मनुष्य की शक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि हर व्यक्ति का अपनी शक्ति पर नियंत्रण होता है। आस्था मार्ग। वो मनुष्य जिसने आस्था मार्ग को चुना, उसने अपने मन को विश्वास करना सिखाया है। उसने थोड़ी मात्रा में अपने मन को त्वरित और साहसी निर्णयों से एवं प्रतिदिन के कार्यकलापों के विस्तार द्वारा प्रशिक्षित किया है। भय मार्ग को चुनने वाला मनुष्य ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने मन को सकारात्मक प्रवृत्ति में अनुकूलित करने की उपेक्षा की थी।
जब तक आपको उस आत्मिक गुप्त शक्ति तक जाने का मार्ग न मिल जाए, तब तक उसकी तलाश करते रहना चाहिए। जब ये आपको मिलेगा, तब तक आप अपने सच्चे स्वत्व को खोज चुके होंगे। ये स्वत्व ही जीवन के हर अनुभव का प्रयोग करता है। फिर चाहे आप एक बेहतर चूहेदानी बनाएं, एक बेहतर किताब लिखें या एक बेहतर धर्मोपदेश दें, समूची दुनिया आपकी राह आसान बनाएगी, आपको स्वीकार करेगी और पुरस्कृत करेगी। हर हाल में सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप कौन हैं और आपकी पिछली विफलताओं का क्या स्वरूप और कार्यक्षेत्र रहा है।